हाँ। हाँ। ओके, तो तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। मेरा नाम भारती है। मैं इंडियन यूथ फोरम IYF की अभी नेशनल कन्वीनर के तौर पर काम कर रही हूँ। और हम लोग एक युवाओं का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम युवाओं से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करें, साथ ही साथ पर्यावरण, क्लाइमेट और जो अभी का जो सिनेरियो है युवाओं के साथ में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उन सभी विषयों पे बात कर रहे हैं। तो हम पहले भी काफ़ी वेबिनार्स आयोजित कर चुके हैं, पर्यावरण, क्लाइमेट, जेंडर, विमेन राइट्स, LGBT राइट्स और अपने सारे विषयों पे हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा आज का वेबिनार भी जुड़ा हुआ है। और इस वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ में हिमांशु कुमार जी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमांशु कुमार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप उनको इंटरनेट पे सीधा सर्च करते हैं तो एक बड़ा नाम आपके सामने उभर कर आता है कि गांधीवादी एक्टिविस्ट हैं हिमांशु कुमार जी। और लंबे समय से एक एक्टिविज्म में अपना नाम और अपनी जगह बनाए हुए हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें, हालांकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें अभी इनको सुनने का मौका भी मिलेगा। और ये इंडियन यूथ फोरम के लिए एक मतलब खुशी की बात है कि इस तरीके के लोग हमारे साथ जुड़ते हुए आए हैं तमाम वेबिनार्स में। और हमारा जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो बड़ी महान जिनको हम कह सकते हैं उन लोगों के साथ जुड़ते हुए आ रहा है। तो हिमांशु कुमार जी गांधीयन एक्टिविस्ट हैं और अपनी एक्टिविज्म के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि आदिवासियों के साथ में काम भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जो एक जगह है, हम लोगों ने उसके बारे में सुना है। और वहां पर इनका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको वनवासी चेतना आश्रम के नाम से जाना जाता है। और मेरी मुलाकात हिमांशु जी से 2-3 साल पहले शायद अल्मोड़ा में हुई थी। तब हमने भी बातचीत की थी कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं देश और दुनिया के अंदर। उस समय सर एक यात्रा पर थे और पूरे देश में एक संदेश दे रहे थे कि किस तरीके से भारत को जोड़ा जाए। तो हम लोगों ने उस विषय पे भी बातचीत की थी। और सर के बारे में अगर बात करें तो सर एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स जो हैं दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रहे। और सर भी अपना गांधीयन विचारधारा से जुड़े और इसके बाद उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया। और अभी एक बड़ा नाम है एक्टिविज्म के ये क्षेत्र आपकी में। तो आपकी आवाज, आपकी बात समझ नहीं आ रही है, बहुत कट रही है बीच में। ओ, ये मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपके कुछ बीच है नेटवर्क शायद। बाकी साथियों का आवाज आ रही है? सबके साथ प्रॉब्लम ऐसा? सर थोड़ा सा आपके वहाँ शायद थोड़ा इशू हो रहा है नेटवर्क का। बाकी सबको आपकी आवाज बराबर सुनाई दे रही है? हाँ, जी आवाज आ जी रही जी है। जी। जी। अ, ठीक है, तो सर का मैं अपनी हार्दिक जगह स्वागत बदल। है इंडियन यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। और आपने अभी जैसा कि मुझे बताया था कॉल पे, आप अभी भी यात्रा पर हैं। उसके बावजूद आपने समय निकाला और हम आज फिर से आपस में बातचीत करने वाले हैं। और आपका हमारे प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं अरुणिमा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आ जाएं और थोड़ा सा अपनी बात रखें। हाँ, ठीक। थैंक यू भारती। मेरा नाम अरुणिमा प्रियदर्शनी है। मैं उत्तर प्रदेश की इंडियन यूथ फोरम की संयोजक हूँ, साथ ही नेशनल का मीडिया कम्युनिकेशन भी देखती हूँ। आज का जो हमारे वेबिनार का विषय है वो है युवा नेतृत्व, शांति और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने से कार्रवाई तक। कि अब सिर्फ आवाज नहीं उठाना है, साथ में कुछ हमें एक्शंस करने हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने जानकारी के लिए हमें अपने सारे युवाओं को एक साथ लाकर हमें जमीन पर उतरना है और उसके लिए हमें संघर्ष करना है। आज का ये जो वेबिनार है, ये हमने हमारा एक था कि गांधी जयंती भी आ रही है और गांधी जयंती एक अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। और आज का जो पूरी दुनिया का जो माहौल हम देखने को मिलता है कि इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, किसी ने कोई अपनी आवाज उठानी चाहिए तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं युवा अपनी आवाज इसके बावजूद भी उठा रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
तो आज का इस वेबिनार इसी उद्देश्य के साथ है। हमारा जो युवा संगठन है, हमारे जो युवा साथी हैं, बहुत सारे पर्यावरण को लेके, बच्चों की शिक्षा के मुद्दों को लेकर और सामाजिक जो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कोई कम्युनिटी रंग भेद का मुद्दा है, या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या पर्यावरण को लेकर है, उनको लेकर अपने जगहों में काम कर रहे हैं, लगातार सरकार के साथ भी अपील कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी कि जैसा कि भारती ने हमारे वक्ता के बारे में बता ही दिया है, हम चाहते हैं कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुने। तो इससे पहले इंडियन यूथ फोरम क्या है, इसका एक छोटा सा परिचय हमारे जो राजस्थान के युवा साथी हैं मनोज जी, वो आपके सामने रखेंगे। तो मैं मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और इंडियन यूथ फोरम का क्या विजन है, वो क्या चाहता है, इसको रखें। मनोज जी। शुक्रिया नमा जी। और मेरा नाम मनोज भारतीय है और मैं राजस्थान का संयोजक हूँ। और युवाओं के साथ में हम लोग जो है राजस्थान में आईवाईएफ के साथ काम करते हैं। आईवाईएफ की तरफ से हिमांशु सर आपका स्वागत है। और हमारी मुलाकात जो है 2 बार अलवर में हो चुकी है। मैं पहले भी आपको सुन चुका हूँ। और मैं इंडियन यूथ फोरम के बारे में बताऊं सर, हमारा जो ये नेटवर्क यूथ नेटवर्क जो है वो पहली बार 2016 में बनाया गया वेस्ट बंगाल में। और अभी जो है वो 5 राज्यों में काम कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा और कोलकाता है। और आईवाईएफ को बनाने के पीछे सर यही सोच थी कि युवा जो है वो अभी का जो दौर चल रहा है देश में, वो किस तरह से भटक रहा है। उसको एक प्रॉपर वे दिखाने के लिए कि वो एक सही दिशा में जाए। और उनकी आवाज जो है बहुत जगह पर दबा दी जाती है। तो आईवाईएफ ये काम करता है कि उनको एक आवाज देने का एक प्लेटफॉर्म के तरीके से काम करता है। बेसिकली सर आईवाईएफ जो है वो एसडीजी को प्रमोट करता है। एसडीजी 70 गोल जो है उनके उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करता है। और मुख्यतः जो है एसडीजी 2, 4, 10 और 13, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और क्लाइमेट चेंज, जीरो हंगर, इन पे जो है हम जो है अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। आईवाईएफ का मुख्य फोकस जो है वो एनवायरनमेंट पे रहता है और इकोलॉजिकल राइट्स जो है उनको लेके होता है। और साथ ही में जो है सर इनको लेके हम जो है अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के अभियान, रैली, संवाद कार्यक्रम, सत्र, इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित करते हैं। ये वेबिनार जो है उसी का एक पार्ट है। हम लोग ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो आज के दौर में जो नफरती माहौल जो बनाया गया है, जिस तरह से युवा जो है प्रभावित हो रहा है, तो आईवाईएफ की मदद से उनको एक सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, वो एक सही दिशा में जा सके। और ऐसा होता है कि जब युवाओं को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की चीजों का शिकार हो जाता है, जिनसे उनका करियर जो है बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो आईवाईएफ जैसा यूथ नेटवर्क जो है युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करके, और आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट है उनके साथ में कुछ कुछ वेबिनार आयोजित करके और एक समझ स्थापित करने का काम करता है। तो हमने जो है सर इसी की सोच के साथ जो है इसको बनाया था। साथ ही जो जो कम्युनिटी जो मुख्य धारा से विरक्त हैं, उन समुदायों के जो युवा हैं जिन तक कहीं किसी की पहुंच नहीं होती, उन युवाओं को मुख्य धारा में लाने का काम जो है वो आईवाईएफ करता है। तो इस सोच के साथ जो है सर हमने आईवाईएफ को बनाया। तो शुक्रिया साथियों, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और हम जो है हमारे मुख्य वक्ता की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू मनोज भाई। तो Okay. मैं सीधे अपने वक्ता के साथ चलेंगे, या भारती अभी आपको और कुछ बोलना है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार हमारी टीम जो यहाँ पे जुड़ी है, सपना भी है बैक स्टेज पे, आप एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उसके बाद हम सर से फिर सर को सुनेंगे। ओके, मैं तो अपना पहले ही इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, भारती भी दे चुकी है। आर्ची दी, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, और सुनीता जी भी। ठीक है? ओके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज आप हमारे साथ आज आप जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत एक ऑनरिंग बात है। और आईवाईएफ की जब शुरुआत के दिनों से ही मैं जो है कि आईवाईएफ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम ओर्ची बासु है।
और हम लोग IYF की जो नेशनल टीम है उससे बिलोंग करते हैं। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड आपसे सुने आज। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता भट्ट है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से हूँ। क्या स्वप्ना बैक स्टेज थी? स्वप्ना नहीं है शायद। मनोज जी भी अपना दे चुके हैं, तो ठीक है, फिर हम अपने मुख्य वक्ता से चाहेंगे कि आप आए और युवाओं ने, जैसे गांधी जी ने भी यकीन था कि युवा ही देश का नेतृत्व बदलने में, उसकी समाज की व्यवस्था बदलने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अगर उसे सही दिशा और गाइडेंस मिल जाए। तो मैं सीधे फिर अपने मुख्य वक्ता हिमांशु जी के पास आती हूँ, आए और अपनी बात रखें। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने आज मुझे बातचीत के लिए बुलाने का ये एक मौका दिया, अपनी बात रखने का। दोस्तों, आपको मालूम होगा शायद कि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त आदिवासियों के बीच काम करते हुए गुजारा है। 1992 में 1992 में मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन बाद छत्तीसगढ़ चले गए थे, और हम लोगों ने वहाँ दंतेवाड़ा नाम की जगह है, उसके और अंदर जाकर एक गांव में पेड़ के नीचे हमने रहना शुरू किया था। और फिर हम लोग वहाँ 18 साल तक रहे। धीरे धीरे हम लोगों का एक आश्रम विकसित हुआ। हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वाटरशेड, पर्यावरण, इन सारे मुद्दों पर काम किया। 2005 में जब हम लोग काम कर रहे थे वहां, तो 91-92 से एक और प्रोसेस शुरू हुआ था जिसका नाम था नई आर्थिक नीतियां आ गई थी, जो नया इकोनॉमिक रिजीम था, और उसमें LPG की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इस प्रक्रिया के तहत विकासशील देशों की सरकारों पर ये जोर डाला जा रहा था कि वो अपने देश के व्यापार के और आर्थिक क्षेत्र के सारे दरवाजे खोल दे विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी पूंजी के लिए, और विदेशी कंपनियों को अपने अपने देशों में आने दो। विदेशी पूंजी को शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्रों में आने दो। इसके अलावा अमीर देशों की पूंजी गरीब देशों में जाकर के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही थी, और मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे थे, सब्सिडी खत्म की जा रही थी किसानों को पूंजीपतियों की मुंह में धकेल दिया जा रहा था। तो आदिवासी इलाकों में जो संसाधन है उनको पर कब्जा करने के लिए भी ये नई आर्थिक नीतियां हमले कर रही थी, और ये हमले सारी दुनिया में हो रहे थे। लैटिन अमेरिकी देशों में हो रहे थे, अफ्रीका में हो रहे थे, और साउथ एशिया में भी हो रहे थे। तो भारत में छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बीजेपी की सरकार थी, इसने करीब 100 MOU किए मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। और फिर 2005 में आदिवासियों की जमीन खाली कराने के लिए 5000 गुंडों को राइफलें दी, उनको कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, और इन लोगों को के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ दिया, और इन लोगों ने आदिवासी गांव को जलाना शुरू किया। आदिवासियों की हत्याएं की, 5000 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या हुई। बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी औरतों से सिपाहियों ने बलात्कार किया, और 650 गांव जला दिए गए। बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। करीब 3.5 लाख लोग अलग अलग जो सटे हुए राज्य थे, आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पलायन कर गए। आदिवासी समाज को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया।
तो हम लोगों ने वो आवाज उठाई, उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए। 522 केसेस मैंने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे आदिवासियों के मानवाधिकार के। उसके बाद फिर सरकार, बीजेपी सरकार का जो पहला बुलडोजर है वो मेरे ऊपर चला था। 2009 में हमारे 16 एकड़ का आश्रम था, हमारा 1000 का स्टाफ था, बहुत बड़ा काम था हम लोगों का, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आजीविका को लेकर के। तो 2009 में बुलडोजर चलाया गया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की पुलिस ने, और फिर 2010 में मुझे तड़ी पार कर दिया। और तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाइयाँ, लोगों तक वहां के बारे में सारी बातें ले जाकर जागरूकता पैदा करना। 2022 में मेरे द्वारा दिए गए केसेस में से एक केस में जिसमें 16 आदिवासियों की सीआरपीएफ और पुलिस ने हत्या की थी, 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया था, और मरती हुई माँ के साथ बलात्कार किया था सिपाहियों ने। 8 साल की मौसी को का गला काट दिया था, नानी के ब्रेस्ट काट दिए थे, नाना का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 आदिवासियों की हत्या की थी। वो केस लेकर हम सुप्रीम कोर्ट आए थे आदिवासियों के साथ। 13 साल बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा। तो हमने कहा कि आपने जांच नहीं कराई, आप कैसे कह रहे हैं कि ये पुलिस निर्दोष है, और फिर जुर्माना किस बात का, कि न्याय क्यों मांगा? तो अगर न्याय नहीं देना है तो सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दीजिए। मैंने कहा कि मैं ये जुर्माना नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डालिए। और वो लड़ाई हम अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई है कि वो कुछ कर ले। तो वो एक हमने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आपके अन्याय को हम एक्सपोज करेंगे, उसका स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर मैं चुप भी नहीं बैठा, मैंने साइकिल उठाई, और मैं साइकिल उठाकर अभी पिछले साल अक्टूबर में 2 अक्टूबर से मैंने एक साइकिल यात्रा की। राजघाट दिल्ली से 2 अक्टूबर को हमने यात्रा शुरू की, और ये था पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुद्दे पर। आप जानते होंगे कि सारे देश में करीब 30,000 राजनीतिक बंदी जेलों में बंद हैं, जो अपनी विचारधारा, अपने कामों के बारे में, अपने सच बोलने और हिम्मत के कारण सत्ता द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए हैं और उनको जेलों में डाल दिया है। इसमें कश्मीर के लोग हैं, इसमें आदिवासी इलाकों के लोग हैं, इसमें दलित एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और मानव अधिकार कार्यकर्ता है, वकील है, पत्रकार हैं, बहुत बड़े पैमाने में, जिसमें सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए उमर खालिद वगैरह हैं। कश्मीर के बहुत सारे नौजवान हैं, करीब 1500। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है बहुत बड़ी तादाद में। सारे देश में 30,000 प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो उनके इशू को लेकर के हम तलोजा जेल गए, जहां भीमा कोरेगांव के मामले में 16 आदि लोगों को जेल में बंद किया गया था। तो दिल्ली से तलोजा तक 54 दिन में ये पदयात्रा हमने 2000 किलोमीटर की थी। उसके बाद 30 जनवरी से दूसरी यात्रा हमने शुरू की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं, नफरत को बढ़ा रहे हैं, तो उसका सामना करने के लिए हमने एक साइकिल यात्रा शुरू की 30 जनवरी को, महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर, महात्मा गांधी की समाधि से बुद्ध की समाधि कुशीनगर पर। तो गांधी से बुद्ध तक की यात्रा थी, जिसमें गुरु संत रैदास की समाधि जो बनारस में है वहां, और मगहर जहां कबीर साहब की समाधि है। तो ये 4 समाधियों को स्पर्श करते हुए हम निकले, और इसमें हमने फिर नौजवानों से सांप्रदायिकता की राजनीति क्यों की जाती है, आपके कौन से मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाता है,
आपके अपने मुद्दे क्या है, लेकिन आपको किस तरह नफरत में डालकर आपके मुद्दों से आपको हटा दिया जाता है, उसकी राजनीति पर बात की। और 42 दिन में यह यात्रा शुरू हुई। इसमें हमने 1600 से कुछ ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की थी। तो ये अब पदयात्रा, साइकिल यात्रा अभी मैंने की। और अभी मैं जा रहा हूँ, आज दिल्ली से निकल रहा हूँ और मैं नागपुर पहुंचूंगा कल। वहां महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी भी आ रहे हैं। और फिर हम लोग नागपुर से एक यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है और वो लोग इस बार 100 साल मना रहे हैं 2 अक्टूबर को, जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो वो पूरा नागपुर को भगवा करने की तैयारी में है और हम लोग वहां पर गांधी का नाम का थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, ताकि वहां एक तरफा भगवा करण ना हो और गांधी की बात भी वहां पर दिखाई दे। तो हम लोग एक पदयात्रा शुरू करेंगे नागपुर से और सेवाग्राम महात्मा गांधी का जो आश्रम है वर्धा में, वहां तक पहुंचेंगे। तो रोजाना 25-26 किलोमीटर चलेंगे और 2 अक्टूबर को हम लोग सेवाग्राम पहुंचेंगे। तो ये अभी का है। और मुझे लगता है कि इस समय देश में युवाओं को जिस तरीके से भड़काया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि दलित जातियों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ उनके दिलों में नफरत भरी जा रही है, खासतौर से सवर्ण नौजवानों के दिलों में। और फिर जो दलित ओबीसी आदिवासी नौजवान है, उसके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ। इसके अलावा पैट्रियार्की को मजबूत करने वाली विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है। औरतों के खिलाफ पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये औरतें तो शादी करती हैं इसलिए ताकि ये कब्जा कर सकें अपने पति की दौलत पर, और ये तो पहले से ही इनके कई सारे आशिक होते हैं। इस तरह की जो पूरी एक नैरेटिव है, ये लोग उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। स्त्री विरोधी जो है कि स्त्री ही दमनकारी है, स्त्री पुरुषों का शोषण कर रही है, पुरुष बेचारा है, इस तरह का एक नैरेटिव ये लोग खड़ा कर रहे हैं। तो एंटी माइनॉरिटी, एंटी फेमिनिज्म, एंटी डिप्रेस्ड सेक्शंस, एंटी दलित, पूरा एक नैरेटिव ये लोग तैयार करके और नौजवान को एक नफरत के में डुबा करके उसको हिंसक और आक्रमणकारी गुस्सैल भीड़ में बदल देना चाहते हैं। और उसका मकसद ये है कि ये नौजवान बस आपस में ही लड़ता रहे, कभी जाति के नाम पर, कभी जेंडर के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, और ये कभी भी रियल मुद्दों पर इसका ध्यान न जाए। शिक्षा महंगी हो गई है, रोजगार खत्म हो गया है, हमारा अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तो ये कोई पॉलिटिकल चेंज के बारे में ना सोच पाए, इसलिए नौजवान को इस तरीके की वैश्विक भीड़ में बदलने का एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसको लेकर के इन यात्राओं के माध्यम से, साइकिल यात्रा के माध्यम से हमने नौजवानों को यही सब षड्यंत्र बताया कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र क्या है। और आपको आपकी अपनी हालत देखिए कि आपके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा महंगी हो गई है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन फिर भी आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत में डूबे हुए हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से सारे देश में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो देश के दूसरे इलाके हैं जहां नौजवान अपने रोजगार को लेकर के संगठित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो एक उम्मीद की किरण है कि इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ, इनका जो फांसीवादी षड्यंत्र है, इसके खिलाफ नौजवानों में गुस्सा आ रहा है, रोजगार को लेकर वो संगठित हो रहा है। और हमें हमेशा से लगता रहा है कि भारत का जो बेरोजगार नौजवान है, भारत एक नौजवान देश है जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या नौजवानों की है, और उसको जिस तरीके से बेरोजगारी में धकेल दिया गया है पूंजीवादी हितों की रक्षा करने के लिए,
उसके कारण ये एक सबसे सशक्त एक सेगमेंट है हमारी पॉपुलेशन का, जो अगर संगठित हो जाए और जाग जाए तो ये एक राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है देश में। और अब ये अच्छा एक आशावादी संकेत लग रहा है कि अब नौजवान संगठित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है और इस फांसीवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है। देखते हैं कि ये कितना दूर तक जा पाएगा, कितना इसको सस्टेन कर पाएंगे, हमलों का सामना कितना ये कर पाएगा, कितनी समझदारी से आगे बढ़ पाएगा, वो देखने की बात है। वरना तो इस समय हालत ये है कि मजदूरों के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। उनकी 8 घंटे की शिफ्ट का जो कानून लंबे समय के संघर्ष के बाद बना था वो खत्म कर दिया गया है। आज मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। जो हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का कानून था उसको खत्म कर दिया गया है। अब 7 दिन काम लिया जा रहा है और अगर वो एक भी दिन छुट्टी ले ले तो उसका पैसा काट लिया जा रहा है। पहले जो मिनिमम वेजेस था, एक मजदूर को 35-36 हजार मिल जाते थे, वो मकान भी बना पाता था, वो बच्चों को पढ़ा भी पाता था, इलाज करा लेता था। आज वो खत्म कर दिया गया। अब 9,000, 10,000, 12,000 में मजदूर काम करने के लिए मजबूर है। ना वो अपना मकान बना पाता है, ना बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता है। तो मजदूर की हालत पहले से खराब है। किसान को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के कानून बनाना, तरह एमएसपी का गारंटी कानून न बनाना, एमएसपी ना देना और उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिक्षा महंगी भी कर दी गई है, प्राइवेट कर दी गई है। आज गरीब पढ़ नहीं सकता है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जेएनयू की सीटें घटा दी गई हैं, फीस महंगी कर दी गई है, हर जगह फीस महंगी कर दी गई है। तो हालत तो बहुत खराब है। नौजवानों के सामने बहुत चुनौतियां हैं कि वो कैसे शिक्षा को बचाए, कैसे रोजगार को बचाए। और ये तब तक नहीं कर सकता जब तक वो इस पूंजीवादी षड्यंत्र को नहीं समझेगा, जब तक वो इस पूरे फांसीवादी षड्यंत्र को नहीं समझेगा और इसके खिलाफ एक प्रो पीपल, जिसको जनवादी नीतियां, जनवादी सरकार, जनवादी राजनीति की स्थापना करने के लिए संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगा। और ये पूरे साउथ एशिया की बात है। मुझे लगता है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सारे युवाओं की समस्याएं एक है। चाहे वो बर्मा हो, सारे नौजवान, दक्षिण एशिया के पूरे नौजवानों की समस्याएं एक है। इनको मिलकर के संघर्ष करने की जरूरत है और पूरी साउथ एशिया के नौजवानों की सॉलिडारिटी बननी चाहिए और ये लोग मिल करके यहाँ के जो हमारा धार्मिक कट्टरतापन है, हमारा पिछड़ापन है, हमारी भूख है, बीमारी है, गरीबी है, इससे निकल करके दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए संगठित होकर जब तक नहीं संघर्ष करेगा और काम करेगा तब, और ये जो पूरा कठमुल्लावाद है, जो पूरा ब्राह्मणवादी कठमुल्लावादी जो शक्तियां हैं, परोगामी शक्तियां हैं, जो पीछे की तरफ खींच रही है समाज को, इनसे संघर्ष करके आगे नहीं निकलेगा तब तक ये हमारा इलाका ऐसे ही दंगे, फसाद, पिछड़ापन, भूख, गरीबी, जहालत, इसमें, इसके दलदल में घिसटता रहेगा। तो नौजवानों के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से पूरी चुनौती को का आकलन कर पाए, समझ अपनी बना पाए, समझ बना करके दूसरे नौजवानों के साथ कैसे जुड़ पाए, कैसे एक पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन पाए, बदलाव की राजनीति का हिस्सा बन पाए और फिर एक बदलाव लाए। तो ये उसके सामने चुनौती बेशक है। जी, आपकी आवाज नहीं है, आपका माइक बंद है। बिल्कुल, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। पर सर, जैसा कि हमने टॉपिक भी रखा हुआ था कि आज के इस दौर में जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व की कमी है, आइडियोलॉजी की कमी है, ऐसे दौर में हम कैसे युवाओं का नेतृत्व ला सकते हैं
शांति और लोकतंत्र के लिए, ताकि उनकी आवाज उठे और वो कुछ इस पे एक्शन भी ले। तो ऐसा कुछ रास्ता है जिसके थ्रू युवा अपने नेतृत्व को निखारें शांति और लोकतंत्र के लिए, और उसके साथ साथ अपनी कुछ कार्रवाइयां भी करें, मतलब कुछ एक्शंस भी उसके तौर पर ले सके। कुछ ऐसा मार्ग आप थोड़ा सा सुझाइए कि कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने नेपाल को भी देखा, हम लोग भारत को भी देख रहे हैं। आपने पूरा भूमिका भी बताई कि कैसे देश और दुनिया के अंदर चीजें चल रही हैं। तो इस दौर में कैसे शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र को बचाने की कवायदें हो सकती हैं, और हम लोग एक युवा प्लेटफॉर्म है और हम लोगों की क्या भागीदारी उसमें हो सकती है। थोड़ा सा इस पे आप अपने विचार रखने का कष्ट करें। थैंक यू। सर मेरी आवाज आई थी? हेलो। माफ कीजिए, मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था जी। तो आपका सवाल एक बार दोहरा देंगे? सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो दौर चल रहा है अभी देश और दुनिया के अंदर, ऐसे में जो युवाओं का जो नेतृत्व है उसको कैसे सामने लाया जाए, और ऐसा नेतृत्व जो शांति से किया जा सके और लोकतंत्र के लिए आवाज उठा सके। क्योंकि अभी हम लोगों ने ना सर देखा था नेपाल में क्या हुआ, हम भारत में भी देखते हैं, फिर दुनिया के और अलग कोनों में भी देखते हैं। बट कैसे क्योंकि गांधी का जो मैसेज था वो यही था कि नॉन वायलेंट तरीके से चीजें हों, शांति के साथ में चीजें हों। तो युवाओं को कैसे नेतृत्व में आना चाहिए कि शांति और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाएं, और ना सिर्फ आवाज उठाएं बल्कि कुछ एक्शंस भी वो लें और अपना नेतृत्व जो है आगे बढ़ा सके। तो कैसे इस पे कार्य हो सकता है, थोड़ा सा आप इस पे बात रखिएगा, क्योंकि आज का विषय भी यही है हमारे पूरे वेबिनार का कि कैसे हम इसको करें। जी। तो समाज में जो नेतृत्व है वो तो रचनात्मक काम से निकलता है, सेवा से निकलता है। चाहे वो गांधी का उदाहरण देख लें, तो गांधी के आंदोलन तो हर 10 साल बाद एक एक हुए हैं। चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, 10-10 साल में उनके आंदोलन हुए, लेकिन बीच के समय में गांधी लगातार रचनात्मक काम करते थे। तो नेतृत्व तो समाज का नौजवान तभी कर सकता है जब वो रचनात्मक काम कर रहा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हो। क्योंकि रचनात्मक काम करते हुए ही हमें समाज की समझ भी हमारी बनती है कि समाज के सामने समस्या क्या है, समाज के सामने चुनौती क्या है, समाज सोचता कैसे है। और समाज भी देखता है कि हमारे बीच में काम करने वाला जो नौजवान है वो कितना जिम्मेदार है, कितना हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, कितना वो हमें समझता है, कितना वो सीरियस है कि वो हमारे लिए लड़ेगा, और हमें उस पर भरोसा करना है। अचानक से जाकर के हम समाज का नेता बन जाएंगे, ये नेचुरल नहीं है, ये ऑर्गेनिक तरीका नहीं है। तो लगातार रचनात्मक काम के द्वारा हम अपने आप को समाज के सामने प्रूव करते हैं, और फिर जब आंदोलन शुरू होता है तो उस समय रचनात्मक काम में लगे हुए जो नौजवान हैं वो नेतृत्व संभाल सकते हैं। तो ये रचनात्मक काम तो हमें करते रहना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे उत्तराखंड में आंदोलन शुरू हुआ है, कई बार क्या होता है कि कोई समस्या सामने आती है, कोई चुनौती सामने आती है, और फिर अचानक उसमें ऑल ऑफ ए सडन कोई नेता उभर के आ जाता है। मान लीजिए ये आंदोलन है, इसमें हो सकता है 2-4-5 चेहरे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली उभर के आ जाए,
और वो फिर कुछ समय तक पॉलिटिकल जो एरेना है पूरा उसके ऊपर छाए रहे। हो सकता है वो इलेक्शन वगैरह लड़ जाए, कुछ 5-10 साल तक उनकी आवाज सुनाई भी देती रहे। आसाम में भी हमने देखा कि कैसे प्रफुल्ल महंत और प्रफुल्ल फूकन और वो महंत, वो सामने आए, स्टूडेंट लीडर थे और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन फिर वो नेपथ्य में चले गए। लेकिन कुछ सालों तक ये इस तरह का नेतृत्व उभर जाता है कई बार, और वो अपने थोड़े से किसी इशू पर कुछ बदलाव भी ले आते हैं। तो ये भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले से कोई लीडर आएगा और फिर वो आकर के कोई आंदोलन खड़ा कर देगा और फिर समाज बदल जाएगा। कई बार आंदोलन अचानक खड़े होते हैं और पहले से पता नहीं होता है कि आंदोलन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें लगातार तैयारी करते रहने की जरूरत होती है समाज में, ताकि समाज पीछे की तरफ को ना चला जाए, समाज जातिवादी ना बन जाए, समाज सांप्रदायिक ना बन जाए। समाज आगे की तरफ कैसे जाएगा उसकी तैयारी हमें करते रहना पड़ती है, ताकि जब आंदोलन खड़ा हो तो आंदोलन की दिशा भी ठीक रहे, सही डायरेक्शन में हो, सही इश्यूज पर हो। उसकी तैयारी नौजवानों को करने की हमेशा जरूरत रहेगी। तो अभी तो दोनों चीजें हैं, रचनात्मक काम करते करते समाज को तैयार करना है आंदोलन के, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो। जनता को लगातार अपनी बातें रखने का ट्रेनिंग देते रहने की जरूरत है। जनता को ये बताने की जरूरत है कि आप चुपचाप सहन मत कीजिए, गलत बात को, अन्याय को सहन मत कीजिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये लगातार ट्रेनिंग जनता को देने की जरूरत है। हम लोग बस्तर में यही करते थे, हम आदिवासियों को यही सिखाते थे कि चुपचाप सहन मत करो। अगर राशन दुकान पर राशन नहीं आ रहा है तो चलो कलेक्टर से बात करो, फूड ऑफिसर का ऑफिस घेरो, अगर दवाई नहीं मिल रही है तो सीएमओ को घेरो, कलेक्टर का ऑफिस घेर लो, लगातार लड़ो, अपने अपने लिए आवाज उठाओ, संगठित हो, लड़ना सीखो। और हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करते थे, लोकतांत्रिक अहिंसक तरीके से, लेकिन अपनी बात रखने का रखने का जो ये प्रोसेस है, यही डेमोक्रेसी को बचाता है, यही लोगों को हमेशा अपने हकों के लिए आवाज उठाने की ट्रेनिंग देता है। इस तरह के आंदोलनों के बिना, इस तरह के संगठन के बिना फिर समाज लड़ना भूल जाता है, क्योंकि अकेले अकेले तो सब लोग बहुत कमजोर हैं। जब समाज साथ आता है तभी उसकी ताकत बनती है। तो समाज को संगठित होना, अपने लिए आवाज उठाना, ये सिखाना ही नेतृत्व है, यही युवा नेतृत्व का काम है। और इसी प्रोसेस में युवा नेतृत्व भी तैयार होता है कि आप समाज में जाएं, उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है, उनको बताएं कि आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी है, उनको बताएं कि आपको संगठित होकर आवाज उठानी है और आपको लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी है, और फिर लगातार जनता को इस तरह से जीवंत रखना, उसको एक्टिव रखना। यही एक बड़े राजनीतिक बदलाव का के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, और फिर एक बड़ा आंदोलन कभी भी खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल सर। हमारे कुछ युवा साथियों ने सवाल भी किया है, जैसे कि कभी कभी जो युवा है खुद की समस्याओं के लिए लड़ नहीं पाते, उनमें एकता नहीं दिखाई देती और कम्युनिकेशन गैप रहता है, उसे कैसे हम लोग कम करें। एक तो ये है। दूसरा सर, जैसे हम अगर देख रहे हैं चीजों को कि प्रॉब्लम्स है इधर पर, बट चीजें चेंज कैसे होंगी या फिर इसको कैसे बदला जाए, क्योंकि युवाओं का भी एकत्रित होना बहुत एक बड़ा चैलेंज है। और जैसे कि आपने कहा भी, उत्तराखंड में अभी आंदोलन चल रहा है,
जो कि पेपर लीक से रिलेटेड है। और पिछले साल भी हम देख रहे थे, 2 साल पहले अग्निवीर जो योजना सरकार ने लागू करी, उसके खिलाफ वहां पर आंदोलन हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। वो ऐसा रहा कि एक दिन के लिए पूरा मार्च टाइप का निकलता है, जुलूस निकलता है, लेकिन उसके बाद युवा फिर जो है लीड में नहीं आते। तो इसको कैसे देखा जाए? और मेरे साथ में आरची दी भी जुड़ी हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ बात रखेंगी। सर, इस पे हम आपके विचार भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसको डील करें इस सिचुएशन से। हाँ, नहीं, कम्युनिकेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन वही सार्थक होता है और वही असरदार भी होता है जो वास्तविक होता है और जमीन की हकीकत से जुड़ा होता है। हम जितना ज्यादा आर्टिफिशियल बातें करेंगे उतना हम लोग फेल होंगे। जितना हम लोग रियल जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, अगर उसको हम सामने रख दें बिना कोई मिर्च मसाला लगाए, तो वो ज्यादा असर करेगी और लोगों को जोड़ पाएगी। तो कम्युनिकेशन का मतलब है आप सच्चाई सबके बीच रखें और उनको बताएं कि देखिए, ये जो बुरी हालत है, ये जो चुनौती है, जो समस्या है, वो हम सबको इस तरह से अफेक्ट करने वाली है, इसलिए हम सबको साथ आने की जरूरत है। और हम लोग नेतृत्व के लिए कोशिश ना करें कि हमको नेता बनना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमको नेता नहीं बनना है। आप एक इश्यू को सामने रख दें और फिर लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित करें कि सब लोग साथ आइए, मिलकर के इसको लड़ा जाए। तो जब लोग देखते हैं कि कोई नेता बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो फिर वो साथ आते हैं और मिलकर के फिर लड़ते हैं, और फिर उसमें से ऑटोमेटिकली नेतृत्व उभर जाता है। किसी को जानबूझकर नेता बनने की उसमें फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो कम्युनिकेशन गैप तभी होता है जब हम अनरियल बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, डॉगमास और आर्टिफिशियल चीजें रखते हैं, तब लोग जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या वास्तविक है और हम बिल्कुल वास्तविक बात कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि ये तो सच्चाई है, और फिर लोग जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ हमने हमेशा रियल बातें करी हैं, जो आदिवासियों के बारे में चाहे वो बात हो, और हमारी जो बिल्कुल फैक्ट बात थी, उसके कारण देश भर के बहुत सारे लाखों लोग उस बात से जुड़े, और हमने सरकार का के झूठ का पर्दाफाश किया बहुत सफलतापूर्वक, और उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन भी हुए, लोग संगठित हुए, एक चेतना आई उसको लेकर के आदिवासियों के बीच में, और काफी पॉजिटिव उसका असर पड़ा है। तो अगर आप बिना किसी नेता बनने के लालच किए बिना अगर किसी चीज के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होती है, लोग उसको मानते भी हैं। तो कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नेतृत्व अपने आप पनपता है। हम, जैसे मैंने पहले कहा, कि लगातार काम करते रहे लोगों के बीच में, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। और सर, जैसे कि जो है कि आजकल की युवा जो है पॉपुलेशन को अगर हम लोग देखें, तो ये काफ़ी अपने आप में खोए रहते हैं। डिजिटल वर्ल्ड है, तो सारे लोग बहुत ही मतलब कि रियलिटी के साथ नहीं, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो है कि रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते हैं। तो उनको ही जैसे संगठित करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि रियलिटी उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो एज़ जो है कि अपने राइट्स को लेके खुद प्रोटैगनिस्ट बने, मतलब कि खुद के लाइफ में कुछ बदलाव लाए और दूसरे के लाइफ में भी लाए। तो ये तो हमारी एक कोशिश जारी है। अ, लेकिन इसमें एक जो हम लोग हमेशा फेस करते हैं, वो ये है कि युवा जो है कि इमीडिएट चेंज में जो है कि बिलीव रखते हैं कि अभी मैं जाऊँगी और अभी मैं जाऊँगा या कुछ करूँगा, तो अभी उसका रिज़ल्ट देखना ज़रूरी है। अगर मुझे अभी रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इसके कारण ही बहुत ज़्यादा जो भी देश भर में जो युवा साथी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो रहे हैं, शायद वो भी तो है कि इसी सोच को बेस करके ही ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो देखना है अभी देखना
है, तुरंत दिखना है, तुरंत बदलाव चाहिए, तुरंत चेंज चाहिए, तुरंत नहीं होता है तो चेंज ही नहीं होता है। लेकिन आपने जो भी एक्सपीरियंस बोला, आपका एक लॉन्ग टर्म जो है कि प्रोसेस था उस चेंज को फील करने के लिए। तो सर आपने जैसे शुरुआत किए थे, तो क्या सोच जी। लेके आपने शुरुआत किए थे? आई मीन आपको भी क्या किसी ने कुछ मोटिवेट किया या कैसे हुआ? वो चेंज आप में कैसे आया? ये सोच आप में कैसे आया? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग बाकी को भी मोटिवेट कर सकें। हाँ, मुझे तो ये असल में मौका मिला कि मेरे फादर गांधी जी के साथ काम कर चुके थे। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में भी रहे, सेवाग्राम में। और उसके बाद विनोबा भावे का भूदान आंदोलन एक शुरू हुआ था। तो भूदान आंदोलन में भी मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए, वरना हमारा देश गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो उनका उस बात को मान करके फिर हमने सोचा कि हम भी गांव में जाके काम करेंगे। तो वो एक मुझे हमें मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन था। उसकी वजह से फिर हम लोग गांव में चले गए और गांव में रह के हमने काम शुरू किया। हाई स्कूल से ही थोड़ा आइडियलिज्म आ गया था कि एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। मेरे दिल में था कि एक ऐसा गांव बनाएंगे जिसमें सब सेल्फ सफिशिएंट होंगे, अपना कपड़ा बनाएंगे, अपना खेती करेंगे, अपना पर्यावरण को बचाएंगे, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई नशा नहीं होगा। इस तरह का एक आइडियल गांव बनाऊंगा, ऐसा हाई स्कूल से सोचना शुरू कर दिया था। तो फिर वही थोड़ा सा आइडियलिज्म लेकर के फिर शादी के 20 दिन बाद हम लोग बस्तर चले गए कि आदिवासियों के बीच रहेंगे और वहां उनकी जो भी तकलीफ होगी उसके लिए काम करेंगे और मिलकर के कम्युनिटी के साथ एक आइडियल दुनिया बनाएंगे। तो इस मोटिवेशन के साथ हम लोग चले गए थे वहां और वही काम किया। तो हमने तो अपने काम को एंजॉय किया। हमने कभी भी लीडरशिप के लिए कोई हमारे मन में कोई डेस्परेशन नहीं था कि हमको लीडर बनना है या हमको पैसा कमाना है। हम बस एंजॉय कर रहे थे, जंगल में रहना, आदिवासियों के बीच उनके घरों में बैठना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ नाचना, उनके साथ घूमना जाना, मेला जाना। हम तो बस एंजॉय कर रहे थे लाइफ को उनके साथ। फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, आंगनबाड़ी, स्कूल, नरेगा, उनको लेकर के हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे बात करना है, कैसे एडवोकेसी करना है, कैसे अपना राइट्स के लिए आवाज उठाना है, वो थोड़ा सा उनको बता दिया और वो बहुत अच्छे से काम हुआ। कम्युनिटी तैयार हुआ। साथ में हम रचनात्मक काम करते रहे। हम उनको कंपोस्ट कैसे बनाना है, खेती का सुधार कैसे करना है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है, पर पेड़ लगाना है, तालाब खोदना है। हम लोगों ने 400 तालाब खोदे, लाखों पेड़ लगाए कम्युनिटी ने। हम लोगों ने जीरो बजट में डैम्स बनाए, सीमेंट के बोरों में रेत भर करके डैम्स बनाए और उससे पानी रोक करके सब्जी उत्पादन किया महिलाओं ने, उनकी इनकम बढ़ी। इस तरह से रचनात्मक काम किए और उसका असर ये हुआ कि फिर जब आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ तो लड़ने में हमको बहुत आसानी हुई, क्योंकि उन आदिवासियों के साथ हमारा पर्सनल रिलेशन था। तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी और उसका एक अच्छा नतीजा निकला। भारती, तुम थोड़ा सा फेसबुक का कमेंट एक बार शेयर कर दो। ओके, तो सर जब तक भारती शेयर कर रही है तब तक जो है कि मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। अगर हम लोग एक एक्टिविज्म करना चाहते हैं या फिर प्रतिवाद कहीं पे करना चाहते हैं, तो वो कैसे जी। पीसफुली मतलब कि
जो है कि हम लोग कर सकते हैं। आई मीन जो है कि हम लोग देखते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन युवाओं को कैसे बोल सकते हैं कि आप पीसफुली उसमें जो है कि पार्टिसिपेट करो, या क्या स्ट्रेटजी हो सकता है पीसफुली जो है कि जो है कि युवाओं का जो जोश है वो भी ठीक-ठाक रहे और उनको ये भी ना फ़ील हो कि उनको दबाए जा रहे हैं, लेकिन जो वो देखना चाहते हैं वो भी पॉसिबल हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? असल में जब हम काम करते हैं, काम करते समय हमारा जो अपनी विचारधारा, अपनी जो समझ है, वो क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से चेंज लाएंगे और अन्याय के खिलाफ या अपनी बुरी हालत के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। तो ये अगर आपकी मौजूदगी में आप लोगों को समझा पाते हैं और आप कहते हैं कि मैं तभी तक आपके साथ हूं जब तक आप नॉन वायलेंटली पीसफुली इसमें रहेंगे। अगर आपको लोगों पर हमला करना है, दुकानों को तोड़ना है, पत्थर चलाना है, तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूं। फिर आप लोग जाइए और आप करिए, मैं साथ में नहीं आने वाली हूँ। तो आप अपनी शर्त अपने लोगों के सामने रख दीजिए कि हमको बिल्कुल पीसफुली अपनी बात रखनी है, अपना आंदोलन चलाना है। अगर आप इसमें रहेंगे, सहमत हैं, तो मैं साथ में हूँ। अगर आपको ये सब करना है तो फिर हम आपके साथ नहीं है। तो वो शर्तें शुरू में ही रख देनी चाहिए किसी भी आंदोलन में कि हमारा ये आंदोलन पीसफुल रहने वाला है। जिसको पीसफुल तरीकों में विश्वास हो वो हमारे साथ रहे, और जिसको तोड़फोड़ करनी है वो जा सकता है। तो वो जिम्मेदारी नेता की होती है, नेतृत्व की होती है। और आप धीरे धीरे जब अपनी शर्तें रख देते हैं कम्युनिटी में या ग्रुप में, तो आपको ही कई बार कम्युनिटी लीडर मानने लगती है कि इनकी बात बिल्कुल ठीक है, इनकी बात पर चलेंगे तो हम ज्यादा आगे तक जा पाएंगे, हमारी समस्या सुनी जाएगी, समाधान होगा, और ये जो तोड़फोड़ करने वाले हैं ये हमको किसी दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो वो नेतृत्व तो फिर खत्म हो जाता है और आप एक नेता के रूप में आगे आ जाते हैं। तो आप साफ साफ शुरू में ही कह दीजिए कि हम तोड़फोड़ के साथ नहीं। यही तरीका है। मैं सोनी सोरी का उदाहरण जानता हूँ। सोनी सोरी जो बस्तर की हैं, उन्होंने कई बार उनको बुलाया गया बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन कर नेतृत्व करने के लिए। तो सोनी सोरी ने कहा कि आप ये कुल्हाड़ी, तीर धनुष ये रख दीजिए, हम लोग अगर रैली करेंगे तो हम लोग निहत्थे करेंगे, अगर पुलिस हमें मारेगी तो हम सहन करेंगे, लेकिन हम पलट करके उन्हें नहीं मारेंगे। और इसकी वजह से सोनी सोरी एक वहां पर बिना पुलिस के हमलों का शिकार हुए, बिना आदिवासियों को मरवाए, बिना आदिवासियों को जेल में डलवाए, वो काफी बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने चलाए। तो उन्होंने हमेशा रख दिया कि अगर आप मुझे इस आंदोलन में अपना नेता बनाते हैं तो मैं फिर हथियार के साथ आप नहीं आ सकते, आपको हथियार रख के आना पड़ेगा। और वो बताती है कि कई बार तो पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली भर करके तीर धनुष और कुल्हाड़ियां इकट्ठी हो जाती थी और हम लोग जंगल में पेड़ के नीचे उसको छोड़ करके हथियारों को आते थे आंदोलन करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी शर्तों पर आंदोलनों का नेतृत्व किया। हमारे कुछ साथियों ने कमेंट्स भी किए हैं फेसबुक के थ्रू। उसमें से एक सचिन भारतीय है, वो लिखते हैं कि युवाओं को दंगों में हिस्सा बनाकर उनका गलत यूज किया जाता है। सर, इस सिचुएशन से कैसे डील करें और कैसे क्लैरिटी हो कि क्या कौन सा सही है, कौन सा हमको यूज करने के लिए, कैसे इसको मतलब डील करें, थोड़ा सा इसको बात करिएगा। हाँ, तो ये तो युवाओं को भी, और हम अगर हम उस आंदोलन में शामिल हैं तो हमको भी अपनी समझ को थोड़ा सा दूसरे आंदोलनों का अध्ययन करके हम इस आंदोलन के नेतृत्व को भी पहचान कर सकते हैं कि ये कैसा, कौन है नेतृत्व, कौन कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो उसका क्या मकसद है,
इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है आंदोलन की, इस आंदोलन का मकसद क्या है, वो थोड़ा सा आंख कान खोल करके शुरू में ही समझ लिया जाए, तो फिर हमारे पथ भ्रष्ट होने के या हमारे फंस जाने के कई ट्रैप में उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार जो इस तरह के आंदोलन आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं और बहुत सारे नौजवान उसमें फंस जाते हैं और लोग उन आंदोलनों पर चढ़कर सत्ता पर पहुंच जाते हैं और नौजवान जेलों में पड़े रहते हैं, कई कई साल तक उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे भी बहुत होता है, तो उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ये तो हमको अपनी जो विट है, जो अपनी समझ है, उसका इस्तेमाल करके ही समझ आ सकता है कि आंदोलन किसके द्वारा किस मकसद से आयोजित किया गया है, या ये जनता का स्वस्फूर्त आंदोलन है। ये तो हमको समझ बनानी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सर। एक और साथी हमारी स्मिता बिहार से हैं। वो लिखती हैं कि अन्याय या गलत के खिलाफ में एक पोस्ट लिख देने पर डिजिटली आईडी लॉक और विजिलेंस का कॉल आना शुरू हो गया है। फिर कैसे अपनी लड़ाई लड़े और कोई चेहरा सामने आए तो गिरफ्तारी, ऐसा होता है। अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को ही देखा जाए, इस सिचुएशन में कैसे क्या करने की जरूरत है, कैसे हम अपनी बात रखें सरकार या सिस्टम के सामने। ये सवाल स्मिता का है, मैंने इसको फ्रंट में रखा भी है, आप एक बार देख लीजिए कैसे इस पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम कश्मीर लद्दाख में देख रहे हैं सोनम वांगचुक जो लंबे समय से वहाँ की अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक बड़ा नाम है, उसके बावजूद भी उनको डिटेन और गिरफ्तारी कर ली गई है। तो जो कॉमन यूथ है उसको कैसे आपने लड़ाई लड़नी होगी, क्या रणनीति बनानी होगी और इन सब चीजों से बचते हुए कैसे अपनी लीडरशिप को तैयार किया जाए। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी जनता का आंदोलन इस तरीके के दमन से नहीं बच सकता। उसका इस तरह का दमन होना बहुत ही स्वाभाविक है और वो अक्सर होता है। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सोनम वांगचुक का जेल जाना सोनम वांगचुक के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये उनके लिए फायदेमंद ही होगा। आंदोलन के नेतृत्व का जेल जाना आंदोलन को सफलता बढ़ा देता है, उनकी ताकत को बढ़ा देता है। हमारे आजादी के आंदोलन में लोग जेल गए, उसके कारण आंदोलन और तेज हुआ। तो आंदोलन में जेल जाना नुकसान का सौदा नहीं है, वो फायदे का सौदा है। इसलिए उससे तो बिल्कुल मत डरिए। आपने जैसा कहा विजिलेंस का फोन आ गया, विजिलेंस वाले फोन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपराध नहीं किया तो आप डरिए मत। और अगर सही बात के लिए आवाज उठाने पर आपको कुछ दिन जेल में रहना पड़ता है, तो उसको तो आप समझिए कि आपको तो एक बूस्ट मिल गया। आपके नेता बनने का जो प्रोसेस है वो तेज हो गया। जैसे ही आप जेल से बाहर आएंगे, आप एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके होंगे। समाज को ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए जेल जा सकता है आवाज उठाने के लिए। तो उसको तो आप एक पॉजिटिव अपने लिए इस्तेमाल करना सीखिए जेल जाने को। अगर 2 महीना 6 महीना साल भर जेल में रह भी लिए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि 30,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस समय जेल में है। अगर 2-4 लोग और जेल में चले जाएंगे तो कोई आफत नहीं टूट जाएगी। वैसे भी हमारे एक दोस्त कवि विद्रोही साहब की कविता है कि मुझको लगता है मेरा वतन जेल है और जब सभी कैद है फिर मैं कहाँ जाऊंगा जब सभी जेल में है। तो ये पूरा वतन ही जेल बन चुका है, तो इस समय जेल जाने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरेंगे तब तो फिर नेतृत्व तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो जेल जाने से मत डरो, कोई गैर कानूनी काम मत करो, कोई तोड़फोड़ मत करो, लेकिन सच के लिए आवाज उठाने में भी डरोगे फिर तो आप नेतृत्व करना भूल ही जाओ, है ना। मैंने अपना उदाहरण दिया, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हमको जेल में डाल दो, हम 5 लाख नहीं देंगे आपका।
और मैं पहला भारतीय हूं जिसने सुप्रीम कोर्ट को मुंह पे मना कर दिया है। और उसका असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ही डर गया, आज तक मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया। तो आप जितना मुझे पुलिस के आज तक कम से कम 300-400 फोन आ चुके होंगे। साइकिल यात्राओं में ही मुझे एक एक दिन में 20-20 फोन आते थे पुलिस के। मैं नहीं डरता था, मैं कहता था डालो मुझे जेल में, साइकिल चलाना कौन सा जुर्म है, राष्ट्रीय एकता की बात करना, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करना कौन सा अपराध है। हालांकि यूपी में ये अपराध है, यूपी में योगी का खिलाफत है, मुखालफत है कि अगर आप सांप्रदायिक एकता की बात कर रहे हैं, और मैं नहीं डरा। तो 20-20 फोन आते रहे मुझे एक एक दिन में पुलिस वालों के, और मैं करता गया, कुछ नहीं कर पाए मेरा। तो बेवजह डरना नहीं है, और जेल जाने से डरना नहीं है। जेल से आएंगे फिर लड़ेंगे, हमारी तो जिंदगी यही है। ऐसा कौन सा एक्टिविस्ट है जो जेल नहीं जाता है। तो जेल जाने को तो डरो मत, फोन आने से डरो मत, हिम्मत के साथ अपनी बात का। और फोन आया है तो उसको और जोर जोर से बोलो कि देखो सरकार डर गई, मुझे विजिलेंस फोन कर रही है। विजिलेंस वाले डर जाएंगे, डराओ उनको। मैं तो एनआईए के खिलाफ लिखता हूँ, आईबी के खिलाफ लिखता हूँ कि ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं, ये लोग देश की एकता की रक्षा करने वाले एक्टिविस्टों को, मानवाधिकारवादियों को जेल में डाल रहे हैं, एनआईए वाले भ्रष्ट है, देशद्रोही है। मैं तो लिखता हूँ, डालो मुझे जेल में तुम। तो डरना नहीं है, सच के लिए आवाज उठानी है और डरना नहीं है, जेल जाने से नहीं डरना। तब आप नेतृत्व कर सकते हैं, अगर आप डरते हैं तो आप नेता नहीं बन सकते। यस, एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। और आपके पूरे डिस्कशन से हमें यही जो हुआ कि मुझे लगता है कि ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें जो है कि युवाओं के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, एक सही ढंग से अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आज कल जो है हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपोजर में है हर चीज़ का, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से सही इंफॉर्मेशन, सही न्यूज़ नहीं पहुँचते। और हम लोग के पास जो है कि एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक सही जो है कि दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग इसीलिए इतने सारे वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इतने सारे हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स को एज अ गाइड हम लोग जो है कि इनवाइट करते हैं कि ताकि ये सब लोग जो है कि सर जैसे सब लोग जो है कि हमें सही एक डायरेक्शन दिखा पाए, हम लोग को एक सही विजन दिखा पाए, ताकि हम लोग जो है कि खुद का भी एक नरेटिव बना पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और उस हिसाब से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि पीसफुली हम लोग कैसे जो है कि अपने राय को आगे रख सकते हैं फॉर अ चेंज। लेकिन हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चेंज खुद के लाइफ से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। खुद के लाइफ में हम लोग चेंज करेंगे तभी जाके हम लोग एक पोजीशन में मतलब रहेंगे, जैसे कि हम लोग किसी और को भी बता पाए। जैसे सर ने भी खुद के लाइफ से शुरुआत किया चेंज, और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग खुद रियलाइज करें, हम लोग खुद के लाइफ से वो चेंजेस को क्रिएट करें, हम लोग खुद माने कुछ प्रिंसिपल्स को, तभी जाके हम लोग जो है कि आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं, लोग भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और तभी हमको डर कम लगेगा और लगेगा कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और गलत के खिलाफ जो है कि सामने आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम लोग को ये फीलिंग आएगा, ये इमोशंस आएगा। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सर कि इतने इजीली आपने पूरे जो है कि आपका जर्नी को रखा। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि जितने भी सारे हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए थे ऑनलाइन, उनको भी बहुत एक इंटरेस्टिंग लगा। हम लोग ऐसे वेबिनार्स करते रहेंगे ताकि हम लोग के जो है कि ब्रेन को भी सही ढंग से ये करना बहुत ज़रूरी है इन टुडेज टाइम। तो ऐसे वेबिनार्स में आप लोग जुड़ो, बहुत सारे सीखो, सवाल करो, अपने अपने मन में जितने भी क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, क्वेश्चंस है, उसको करो, ताकि जो है कि हम लोग साथ में सीख सकते हैं। और लास्टली सर, एंड करने से पहले, अगर आपका कोई विजन है फॉर द यूथ मेंबर्स कि यूथ को कैसे होना चाहिए आगे, तो अगर आपके तरफ से आप एक कुछ पॉइंट रख सकते हो विच कैन बी मोटिवेशनल हमारे लिए, तो उससे हम लोग फिर तो मेरा यही सलाह है। एक तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में संभावना संस्थान है, संभावना इंस्टीट्यूट है,
वहां पर यंग एक्टिविस्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं 10 दिन का। उसको मैं ही एंकर करता हूँ 10 दिन। तो इस बार वो 20 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाला है, और आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा एप्लीकेशन का। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 10 दिन आपको मेरे साथ गुजारने का मौका मिलेगा। और आप जैसे और भी युवा देश भर से वहां आएंगे जो सामाजिक काम में लगे हुए हैं, आप लोग भी आइए। और वो हाईली सब्सिडाइज्ड है, बहुत कम फीस में आप वहां पर भाग ले सकते हैं। और 10 दिन में हम आपको कास्ट, जेंडर, कैपिटलिज्म, स्टेट रिप्रेशन और हम लोग कैसे काम कर सकते हैं उस पर हम आपको एक्सपोजर देंगे। इसके अलावा आप वैसे भी देश में होने वाले दूसरे आंदोलनों को स्टडी करिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कैसे काम किया। फिर इस समय जो आंदोलन चल रहे हैं, आदिवासियों के आंदोलन है या मजदूरों के आंदोलन है या किसानों के आंदोलन है, उससे आप थोड़ा सीख सकते हैं कि वो आंदोलन कैसे खड़े किए, कैसे खड़े हुए, कैसे नेतृत्व बना। उसकी अगर आपको स्टडी करने के लिए आपको लिंक्स चाहिए, आपको कांटेक्ट पर्सन चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आपको पंजाब जाना है किसान आंदोलन को समझने के लिए, हम आपको वहां भिजवा सकते हैं। आपको नर्मदा आंदोलन देखने जाना है, वहां हम आपको मदद कर सकते हैं जाने में। तो वो आप दूसरे आंदोलनों से भी सीखिए। और आप इसमें आइए, हिमाचल आइए, 10 दिन हम लोग साथ में रहेंगे, उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। जी सर, Absolutely, thank you. हिमाचल के लिए हमारे कुछ यूथ पिछली बार बुनियाद के लिए सेलेक्ट हुए थे। हालांकि मैं संभावना आती जाती रही हूँ और रवि सर लोगों के साथ में बातचीत भी रही है। संभावना में भी रिसेंटली जब आपका बुनियाद वाला प्रोग्राम था, कुछ युवा साथी सेलेक्ट हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे युवा साथी वहाँ पर भागीदारी कर सके। साथ ही जो भी युवा साथी हैं अपना भी जो भी उनको लगता है उस चीज़ को लेकर वहाँ पर आए और कुछ नया सीखें, कुछ नया साझा करें, और वो हमारे लिए भी ग्रेट लर्निंग का एक हिस्सा होगा। तो आपसे सुनने के लिए आपके पास हमें बताने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पूरा जीवन का एक्सपीरियंस है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे चल रहा है, आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी, बहुत कुछ अभी सुनने और सीखने के लिए बचा है। लेकिन थोड़ा टाइम हमें बांध देता है, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ इंडियन यूथ फोरम के पेज से। और बहुत कम शॉर्ट पीरियड में आपने अपना समय मतलब देने के लिए बात किया। मैंने आपको कॉल से ही बात की थी, तो आपने एकदम तुरंत हमें एक डेट और टाइम दिया और आप रहे पूरे टाइम। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही आरजी दी को माइक हैंड ओवर करती हूँ कि वो कंक्लूजन वैसे आपने कर दिया है, बट थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स की तरफ जाएं। थैंक यू। बिल्कुल, मैं हमारे सारे जो युवा साथी हैं उनके तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने अपने कीमती समय दिया और इतने अच्छी तरीके से आपने हम लोगों को समझाया। सो श्योरली हम लोग जो है कि ध्यान में रखेंगे आपके सारे पॉइंटर्स, और जितने भी हमारे सारे दोस्त जुड़े थे ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। तो आई थैंक एवरीबडी। थैंक यू सर सो मच। हम लोग अभी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हम जल्दी मुलाकात करते हैं। बाय बाय। बेशक। बाय।